देखिए बच्चों, चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। वंशागति का आणविक आधार। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। तो इसमें हमें पढ़ना है डीएनए, आनुवंशिक पदार्थों की खोज, और तो इसमें हमें पढ़ना है। और इसके अलावा आरएनए संसार, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और आनुवंशिक कूट पढ़ेंगे, स्थानांतरण पढ़ेंगे, जीन अभिव्यक्ति का नियम, मानव जीनोम परियोजना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। ओके, देन तो देखिए, इसमें हमें पढ़ना है डीएनए और आरएनए के बारे में। यानी कि डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, यानी आणविक आधार पर कैसा होता है। अणु परमाणु आपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो उसी तरह से डीएनए जो है वो मॉलिक्यूलर आणविक संरचना उसकी कैसी होती है, आरएनए की आणविक संरचना कैसी होती है, किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके अलावा अब हमें यहाँ पे लिखा है कि सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैं, क्या क्या होते हैं आपको पता है। ये होते हैं आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक, कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। तो ज़्यादातर मोस्टली हमारे जो लिविंग बीइंग है उनमें डीएनए ही पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस का होता है। ठीक है, वायरसेस का होता है। इसके अलावा लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। तो जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल ना होकर के किस तरह से काम करता है, हमेशा एक कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, वाहक का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लेके जाना। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन को लेके जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स को लेके जाएगा। इस तरह से क्या करता है, इनका ट्रांसफ़र करता है, इनका वाहन करता, वाहन की तरह इनके लिए काम करता है अमीनो एसिड्स के लिए। अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं, अब आपको पता होगा क्या होते हैं अमीनो एसिड्स। किसी को पता है, नहीं पता है। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन को बनाते हैं अमीनो एसिड्स। प्रोटीन की इकाई पूछेंगे तो ये क्या होगी, अमीनो एसिड होगी। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है एमीन ग्रुप, एक क्या होता है, एमीन ग्रुप, और दूसरा होता है कार्बोऑक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप होता है। ठीक, अब इसके अलावा इसमें और कोई भी ऐसे कोई संरचना नहीं है। ठीक है, 2 टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हम हम इसमें क्या होगा, सी होगा, एक तरफ H होगा, एक तरफ NH2 होगा, एक तरफ होगा ROOH। तो ये क्या हो गई, किसकी संरचना हो गई, किसकी संरचना हो गई, ये अमीनो एसिड्स की। तो ये अमीनो एसिड ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे, ये प्रोटीन को बनाएंगे। ठीक, और प्रोटीन किसको बनाएगा, इसके बाद ये बनाएगा। तो जो प्रोटीन होता है वो किस में बनता है, राइबोसोम्स में बनता है। ठीक है, और राइबोसोम को इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जो आरएनए होता है वो बना हुआ होता है हमारा राइबोस शुगर का, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट का। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनके बारे में स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो होता है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, सभी को पता है कि डीएनए क्या है। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है, डबल हेलिक्स होती है संरचना इसकी,
और इसकी संरचना की खोज करी थी वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का, ठीक है, तो क्रोमोसोम आपको पता है, मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया हुआ है, क्रोमोसोम क्या होता है करके। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एक जो हेरिडिटरी मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं और कोई भी जो सूचना होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो डीएनए होगा, जो क्रोमोसोम होगा, सॉरी, क्रोमोसोम जो होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बीच में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे यहाँ से। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल दिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो हमने इसको लिखा है डीएनए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डीएनए लिखा हुआ है। उसके बाद अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब थोड़ा सा हमने इस चेन को थोड़ा सा और खोल दिया, तो इसे हम बोलते हैं जीन। क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डीएनए की संरचना। जो हम स्टडी करते हैं, किस तरह से हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से स्टडी करेंगे तो डीएनए बोलेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे तो जीन बोलेंगे। तो यही इनमें फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और कंडेंस होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा पदार्थ। जब एक गाढ़ा पदार्थ जो है एक जगह पे पड़ा रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये भी सुना सुना सा लग रहा होगा कि बच्चों को, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें जो डीएनए है, डीएनए की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है हमने। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हम इसको क्यों बोलते हैं, ये बना हुआ होता है 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बने होते हैं फॉस्फोरस शुगर, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है हमारा फॉस्फेट। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा डीएनए। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सभी को पता है, आपने पढ़ा हुआ है 11th-10th में। प्यूरिन जो होता है एडिनिन और गुआनिन, और दूसरा होता है पिरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो मिल जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इसे हम बोलेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो हम पढ़े थे यहाँ पे, देखिए, तो जो ये है नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट शुगर जो है, ठीक है, तो ये जब मिलते हैं आपस में तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और इसी में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है इसमें ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिखा हुआ है। तो जो नाइट्रोजन होता है हमारा, नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपस में जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं इसको। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपका ये टॉपिक आ सकता है, थोड़ा बहुत इसमें आता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, और जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या करेगा, फॉस्फोरस डाइस्टर बॉन्ड द्वारा क्या करता है, जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, फॉस्फोरस डाइस्टर बॉन्ड जो होगा वो डाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को चेन को बनाएंगे ये। अब यही चेन क्या कहलाएगी, एक बहुत ही बड़ी चेन बनेगी ये। ठीक है, तो जिसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बनी रहेगी ये, इस तरह से बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डीएनए की चेन हो गई। ठीक है,
इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक बहुत लंबी क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की चेन बोल सकते हैं, ठीक है, डीएनए की चेन बोलेंगे। तो ये जो चेन होती है ये डबल हेलिक्स होती है, यानी कि द्विकुंडलित होती है, यानी कि जो चेन होगी वो आपस में इस तरह से लगी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ भी है इस तरह से ये द्विकुंडलित रहेगी, आपस में सर्कुलर रहेगी, जैसे जैसे रस्सी जो लिपटी होती है आपस में, ठीक है, इस तरह से होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर को यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा 5 डैश, एक चेन का 5 डैश, एक चेन का 5 डैश जो है दूसरी चेन के 3 डैश के साथ इस तरह से आमने सामने रहेंगे, ठीक है। तो 5 डैश वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा 3 डैश में OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कौन सा समूह होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट, तो अब यहाँ पे देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि आणविक स्ट्रक्चर है, संरचना है। सबसे पहले यहाँ पे होगा एडिनोसिन होगा, ठीक है, एडिनोसिन होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है, ये जुड़ा रहता है थायमीन, ठीक है। उसके साथ उसके बाद नीचे जुड़ा रहता है गुआनिन और साइटोसिन, ये आपस में इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हमेशा ए जो होगा डबल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा टी के साथ, ठीक है, इसको याद कर लेना ATCG करके। और सी जो होगा वो हमेशा किसके साथ जुड़ा रहेगा, जी के साथ जुड़ा रहेगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ये डीएनए में क्या होगा, ये क्रम ATCG वाला होगा, ATCG होगा, ठीक है, याद रख लेना इसको। और उसके बाद जो ए है, ठीक है, या जो टी है, या जो सी है, या जो जी है, ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या होंगे, ये किसके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे पेंटोज शुगर, यानी जो सुक्रोज ग्रुप है उसके साथ जुड़े रहेंगे। पेंटोज की संरचना आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, इस तरह से पाई जाती है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जुड़ा रहेगा फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पर जुड़ा रहेगा, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ा रहेगा। और इसी तरह से जी भी है हमारा, जी भी है, ठीक है, तो ये भी जुड़ा रहेगा फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन बनती जा रही है हमारी, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए इधर ये इस तरह से, यहाँ भी इस साइड से भी ये क्या हुआ है, फॉस्फोरस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर। अब ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, और उसके बाद इसके साथ जुड़ा है पेंटोज शर्करा, और उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप। ये हो गया हमारा डीएनए की संरचना हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। और इसके बाद है, अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो यही हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, ठीक है। साइड और टाइड में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है वो होगा साइड, और जिसमें नहीं होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है, इसमें ये देखिए 5 डैश 3 डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप देखो इसमें जो दूरी होती है, जो जो चेन का जो द्विकुंडलित जो फॉर्म होता है, यानी कि डबल हेलिक्स जो मॉडल है, उस डबल हेलिक्स मॉडल में मतलब कि जो ये मोड़ आ रहा है, ठीक है, इस मोड़ में एक मोड़ से लेकर के दूसरे मोड़ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। इसको पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक नाइट्रोजन बेस से लेकर के दूसरे नाइट्रोजन बेस तक की दूरी, ठीक है, ये वाली एक नाइट्रोजन बेस से लेकर के दूसरे नाइट्रोजन बेस तक की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अलग अलग, ये 34 है, ये है 3.4। यानी कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी चढ़ने पर क्या होता है,
सीढ़ी चढ़ने पे जैसे आप एक मोड़ लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा मोड़ स्टार्ट हो गया, तो इसकी जो दूरी होगी वो तो